हेलो बच्चा लोग, मेरे क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो मैं आपकी गरिमा मैम और आज हम इस कक्षा में जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो पाठ है बस की यात्रा। आज हम इस पाठ से संबंधित आपके परीक्षा के लिए जितनी उपयोगी बातें होंगी वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत लगता है, कोई परेशानी लगती है या बच्चे मेरे कोई भी बिंदु ऐसा आता है जो आपको नहीं समझ में आता है ना, तो वो चीज आप हमसे जरूर पूछेगा। तो चलिए चलते हैं और करते हैं बस की यात्रा पाठ की शुरुआत। बस की यात्रा पाठ की शुरुआत से पहले हम ये भी जान लें कि इसके पहले जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें ये जो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं इन्होंने क्या पढ़ा। इसके पहले हमने लाख की चूड़ियां पढ़ा, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे, लेखक के बारे में जाना, सब कुछ हमने इसके पहले वाली कक्षा में आपको बता दिया था। आज हम जो पढ़ेंगे बस की यात्रा पाठ से संबंधित जितनी भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी बातें हैं वो बातें, लेखक के बारे में और पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, एक सबसे जरूरी चीज, क्या जरूरी चीज है कि मैम मान लीजिए हमने बस की यात्रा पढ़ तो लिया, लेकिन हम इसका नोट्स कहाँ मिलेगा हमको, हम कैसे उसको पाएंगे। उसके लिए बच्चा मेरे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप PW ऐप पे जाएंगे, वहां पे आपको ये जो नोट्स है वो फ्री में मिल जाएगा। और भाई आप ऐप पे कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं हम लोग पाठ की तरफ। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं। इस पाठ को किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी। ये है हरिशंकर परसाई जी। अगर हम इनके जन्म की बात करें ना, तो इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। किस जगह? होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इनकी किससे पहचान हुई? ये हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक थे। यानी किसी पर क्या करते थे? कमेंट करना। इनका मतलब ये इनकी पहचान बनी है। लेखन शैली कैसी थी, किस तरीके से ये भाषा का प्रयोग करते थे? तो इनकी जो भाषा थी ना वो बहुत सरल भाषा में लिखते थे। आम बोलचाल की जैसे बातचीत किया जाता है ना, ऐसे वो भाषा में लिखते थे। वे अपनी बातों को गहरे मजाक और कटाक्ष का प्रयोग करते थे। यानी जब वो बातें बोलते थे ना तो उसको बहुत मजाकिया अंदाज में बोलते थे, बहुत व्यंग का मतलब कटाक्ष, जैसे किसी पे कमेंट करना, ऐसा प्रयोग करते थे। उद्देश्य क्या था इनका लिखने का? तो उनका लेखन समाज और व्यवस्था में फैली जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो कमियां हैं, उसको उजागर करना था, ताकि वो क्या कर सके? लोगों को जागरूक कर सके। निधन इनका 10 अगस्त 1995 ईस्वी में जो हमारे हरिशंकर परसाई जी थे उनका निधन हो जाता है। कहा गया है परसाई जी का लेखन समाज का दर्पण है जो हंसते हंसाते सोचने पर क्या कर देते थे? मजबूर कर देते थे। आइए अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। बस की यात्रा जो ये पाठ है वो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। क्या है? एक किसी पर कटाक्ष करना है, एक व्यंग्य करना है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, इसमें उन्होंने प्राइवेट बस मालिकों की लालची प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है, यानी कमेंट किया। जो प्राइवेट बस वाले होते हैं ना, उनके जो मालिक होते हैं ना, वो लालची प्रवृत्ति है। देखते हो ना प्राइवेट बस वालों के एक के ऊपर एक, भैया बैठने की जगह हो चाहे ना हो, सीट 10 की रहेगी, बैठा लेंगे 20 को, ठीक है। उस पे इस तरीके की चीजें उनमें है। बस चाहे एकदम मतलब चलने लायक भी नहीं बचेगी, फिर भी चलो भैया चलेगी, हमारी बस बहुत एकदम मतलब बहुत बढ़िया बस है। तो उसी पर इन्होंने कमेंट किया है, जो अधिक मुनाफे कमाने के लिए खटारा और अनुपयोगी बसों की से यात्रियों की जान जोखिम में डालते हैं। अब देखिए ये बस है, देख रहे हैं ना, बढ़िया बेड के ऊपर बैठे हैं, बस जा रही है, प्राइवेट बस है। आइए भाई देखते हैं। अब होती है हमारे इस व्यंग्य की शुरुआत। जो हमारे लेखक है वो कहते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे वाली बस से हम लोग चलते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की जो बस थी वो कहां? सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। जो जबलपुर की ट्रेन
जो जबलपुर की जो ट्रेन है उसको मिला देती। यानी अगर कह रहे हैं कि हम 5 मित्र थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि शाम को 4 बजे वाली बस से हम लोग चलेंगे और जो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और कहा हमको जबलपुर के लिए जो ट्रेन होगी उससे हमको मिला देगी। अच्छा भाई, सुबह घर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम में से 2 को सुबह पर काम पर भी जाना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। क्योंकि भाई 2 लोगों को सुबह सुबह कहां जाना था? भाई उनकी ड्यूटी थी तो उन्हें पहुंचना था। तो उन्होंने सोचा कि वापसी के लिए बस यही एक रास्ता है जो सबसे आसान रास्ता है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? मतलब जब लोगों ने कहा कि देखो भैया इस शाम वाली बस से सफर मत करो, तो वो पूछते हैं क्यों, कोई दिक्कत है क्या, रास्ते में डाकू वाकू मिल जाते हैं क्या? इसलिए बोले नहीं नहीं नहीं, डाकू मिल जाए तो ठीक है भैया, वो जो बस है ना वो क्या है, वो डाकिन है। डाकिन मतलब डराने वाली है। जिस बस से आप जाने वाले हो ना, वो जो बस है ना, वो बस कैसी है, वो डाकिन है, वो डराने वाली बस है। अच्छा भाई, ऐसा क्यों था, क्या था? बस को देखा तो श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। लेखक कह रहे हैं जब मैं बस के पास गया ना, बस को देखा ना, तो मेरे अंदर से श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा कि अरे बाप रे, खूब वयोवृद्ध थी। यानी वो जो बस थी ना वो पुरानी हो चुकी थी, बेचारी एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? वो एकदम पुरानी हो चुकी थी। ठीक है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब ऐसा बहुत सदियों से वो बस चल रही थी, वो एकदम पुरानी हो गई थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब लेखक क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा आप समझ में आया कि क्यों लोग हमको इससे सफर नहीं करने देना। बेचारी बुजुर्ग हो चुकी है बस, ठीक है, तो इसको कहीं ऐसा ना हो कि इतने सारे लोग इस पे बैठे, बेचारे को कष्ट होगा ना, इसीलिए नहीं करने देते। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब ये बस तो अब पूजा करने के योग्य हो गई है ना, अब इस पे हम लोग कैसे सवार हो सकते हैं? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी बस कंपनी के एक और उसमें हिस्सेदार थे, कई लोग थे, वो कहें हम भी इसी बस से जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है क्या? वो बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब वो उनसे पूछते हैं, जब वो चढ़ते हैं तो लेखक पूछते हैं अच्छा ये बताइए ये जो आपकी बस है वो चलती है क्या? तो बोले अरे चलती क्यों नहीं है, बिल्कुल चलेगी, अभी चलेगी। हमने कहा अच्छा जरा, हम भी बेचारी इतनी बुजुर्ग हो चुकी है, इतनी पुरानी हो चुकी है, हम भी देखना चाहते हैं क्या ये चलती भी है, मतलब अपने आप से चलेगी कुछ और? बोलेगा अरे क्यों नहीं चलेगी, और कैसे चलेगी, अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब हम ये सोचने लगे यार क्या है, मतलब कैसे हो सकता है। डॉक्टर मित्र ने कहा, उनके साथ तो इनका मित्र था डॉक्टर मित्र, वो कहे डरो मत, चलो बस अनुभवी है, मतलब बस को काफी अनुभव है चलने का। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, यानी नई बस से ज्यादा पुरानी बस हो चुकी है, तो इस पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। वो कह रहे हैं परेशान ना हो भाई, पुरानी बस हो चुकी है और हमें तो अपने बेटों की तरह बढ़िया अपनी गोद में बैठाएगी और हमको लेकर क्या होगा, चलेगी। अच्छा भाई, फिर हम बैठ गए सब लोग। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे लग रहा था कि वो हमको अंतिम विदा दे रहे हों। मतलब जो उनको छोड़ने वो ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि अब हम वापस लौट के नहीं आएंगे, मतलब वो हमारी अंतिम विदाई कर रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मतलब वो क्या है, मतलब वो यहाँ पे ऐसी हमको देख जैसे लग रहा है कि अब हम लोग कभी आएंगे ही नहीं, हम लोग सीधे ऊपर चले जाएंगे। वो कह रहे आया जाए तो लगा रहेगा, अब चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, एक दिन तो सबको क्या करना है, मरना ही है। अच्छा भाई, अब क्या हो, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच मतलब क्या होता है, मतलब कूच करना, मतलब जाने के लिए एक क्या चाहिए, जाने के लिए निमित्त मतलब कारण चाहिए।
भाई आदमी को क्या है, भगवान अपने ऊपर थोड़ी ना सारा दोष लेते हैं। भाई कोई मरता उसका एक कारण होगा ना, उनका एक्सीडेंट से हो गया, उनको चोट लग गई या कोई ना, तो वही कह रहे हैं जाने के लिए यानी ऊपर जाने के लिए कोई कारण भी तो चाहिए। तो कारण यही रहेगा, बस में बैठ के जा रहे थे, बस खटारा थी, बेचारे लोग सब ऊपर पहुंच गए। अच्छा, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी बस स्टार्ट हो गई। ऐसा जैसे सवारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब जो इंजन स्टार्ट हुई, जब बस चली, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसा लग रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, यानी बस में जो शीशा लगा था ना, ये बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी जो जो कुछ बचे थे ना, उनको हमें अपने आप को बचाना था उनसे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही टूट के गिर जाए, हम ही ना कहीं उससे लौलुहान हो जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम कहे भैया इसी में भलाई है, ये खिड़की के बगल में बैठने से कोई फायदा नहीं, पता चला कोई जो बचा कुचा है वो आंख हमारे ऊपर ही कहीं हम ही ना लौलुहान कर दे। इससे अच्छा है कि थोड़ा खिड़की से हम क्या हो जाए, दूर सरक के बैठे, वही अच्छा रहेगा। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, यानी जब बस चलने लगी तो बस का जो इंजन है वो चल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो इंजन है ना वो हमारे नीचे ही, मतलब हमारे सीट के नीचे ही इंजन है। अच्छा भाई, अब भाई सब कुछ, बस का इंजन स्टार्ट हो गया, बस जो है वो सचमुच में चल पड़ी। और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब हम लोगों ने क्या सोचा, जब गांधी जी के जो आंदोलन चलाया था ना गांधी जी ने, असहयोग और सविनय अवज्ञा, तो हम लोग सोचे बस इतनी पुरानी हो गई, तो जब गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया होगा, यानी गांधी जी के जमाने में, तो ये बस एकदम जवान रही होगी। अभी तो बूढ़ी हो गई है ना, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हम हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अब 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव जो थे वो मिट गए। या समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, समझ में नहीं आ रहा था। अब यही नहीं, एकाएक अचानक ऐसा हुआ कि जो बस था वो रुक गई। मालूम हुआ कि अरे बाप रे, काहे बस रुकी? तो मालूम हुआ कि जो पेट्रोल की टंकी लगी है ना बस में, उसमें छेद हो गया। ड्राइवर बेचारे गए, बाल्टी में क्या किए, पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखे और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये है कि अब बताइए कि जो है उसमें छेद हो गया पेट्रोल की टंकी में, तब ड्राइवर बेचारे बाल्टी में निकालकर पेट्रोल अपने बगल में रख लिए और नली से इंजन में भेज रहे हैं और जो है बेचारे काम चला रहे हैं। तो उनको लगा कि जो हिस्सेदार बैठे जो कहें अरे चलेगी क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगी, अभी देखिएगा स्टार्ट होगी चलेगी। उनको लगा कि अभी ये जो है वो निकालेंगे अपना जो वहां पे क्या है जो हिस्सेदार हैं वो उसको जो है नली से गोद में बैठाएंगे और दूध पिलाएंगे, इस तरीके से पिलाएंगे जैसे माँ जो है वो बच्चे के मुंह में दूध का बोतल डालती है। अच्छा भाई, बस की जो रफ्तार थी अब 15-20 मील हो गई। ठीक है, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत लुभावने थे, यानी जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वहां पे जो प्रकृति का दृश्य था ना वो बहुत सुंदर था, बहुत लुभावना था, मन को मोहित करने वाला था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को लेकिन अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कहीं इससे ना हमारा बस टकरा जाए। ठीक है, हम वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करते कि भैया अभी दूसरा कहीं उससे ना पेड़ टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कहीं बस इसमें गोता ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बस इसी में जाके पलट जाए। मतलब हमें बस के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, कुछ भी हो सकता था, किसी भी समय कुछ हो सकता था। अच्छा भाई, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, परवाह
चली नहीं। मतलब तरकीबें, मतलब तरह तरह के वो उपाय किए भैया किसी तरीके से बस चल जाए, किसी तरीके से बस चल जाए, लेकिन बस चली ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है, भाई खराब हो गई, बस में क्या कमी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो सबके साथ हो सकता था ना, ये घटना किसी भी बस के साथ हो सकती थी। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ठीक है, मतलब वो चंद्रमा की रोशनी में वृक्ष की छाया के नीचे बेचारी वो बस खड़ी थी, बड़ा उसके ऊपर दया आ रहा था, बड़ा दयनीय लग रहा था, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें दुख हो रहा था कि बेचारी पर लत कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया यानी इसकी मृत्यु हो गई तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी अगर इसको कुछ हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसके प्राण चले गए, यानी ये मर गए, तो इस बियावान, इस सुनी सानी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसकी अंतिम क्रिया पड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब प्राणांत मतलब प्राण चले जाना, प्राण चले जाना। ठीक है, बियावान मतलब सुनसान, सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया, अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, अरे बाप रे, अब क्या होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस फिर आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई, जहां थोड़ा चल भी रहे थे और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी जो लाइट, थोड़ा लाइट भी मार रहा था वो धीरे धीरे वो भी लाइट भी नहीं दिख रहा था। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी अगर आती दिखती तो बेचारी एकदम किनारे खड़ी हो जाती, भैया तुम निकल जाओ उसके बाद हम जाए, और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि मैं भी ऐसे जा सकूं, जाओ तुम जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। ले भैया, अभी मतलब फिर कैसे चलना शुरू किया, वैसे ही उसका लाइट वाइट जल नहीं रहा था, बेचारी कैसे चल रही, तब तक एक पुलिया आया, उसके ऊपर पहुंचे ही तब तक एक टायर ही फिस हो गया, टायर से हवा ही निकल गई, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार बहुत श्रद्धा भाव से देखा, बहुत श्रद्धा की नजर से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पे रखकर इस बस से वो सफर कर रहे थे। मतलब उनको पता था कि इसके टायर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी सोचिए वो अपने जान को हथेली पे रख कर मतलब क्या कर रहे हैं, उस पे जो है वो सवार हुए हैं। मुझे बड़ा उनके श्रद्धा भाव से मैं उनकी तरफ देख रहा था। उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग मतलब होता है बलिदान, बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब ऐसी भावना बलिदान का देखने को नहीं मिलता। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला उसने। अच्छा भाई, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम कभी पन्ना पहुंच पाएंगे इस बस से, ये हमने छोड़ ही दिया। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कहीं जा पाएंगे। मतलब अब हमको लगा था कि अगर हम जाएंगे तो सीधे ऊपर ही जाएंगे, उसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी भी वो भी खत्म हो गई। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, अब इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब अब सीधे क्या है, उस लोक को प्रस्थान कर जाना, अब इस लोक से उस लोक में जाएंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, हमारी बेचैनी, तनाव खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए थे। चिंता जाती रही, हंसी मजाक
चालू हो गया कि यार ठीक है, पहुंचे तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो अब लग रहा है कि अब सीधे कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर ही पहुंच जाएंगे, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो फालतू चिंता करने से क्या फायदा, चलो ठीक है बैठते हैं, अपना हंसी मजाक करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का बस की यात्रा। अगर कहीं पे कोई भी चीज नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको जरूर पूछेगा। अब इस पार्ट से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं महत्वपूर्ण वाले, उनको देखते हैं और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसके। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, हरिशंकर परसाई हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है। तो जो बस की यात्रा पाठ है उसके लेखक कौन है बेटा? वेरी गुड, कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं, जो कि इनकी क्या है, एक व्यंग रचना है। किस पर व्यंग किया गया है? जो प्राइवेट बस वाले हैं उन पर क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। लेखक ने बस को वयोवृद्ध क्यों कहा? क्यों कहा कि बस बुजुर्ग हो गया है, बस बहुत बूढ़ी हो गई है, बस बहुत पुरानी हो गई है? क्योंकि बस बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, क्योंकि बस में बहुत बुजुर्ग लोग सफर कर रहे थे, क्योंकि बस का रंग सफेद था, क्योंकि बस बहुत धीमी गति से चल रही थी। तो लेखक ने बस को वयोवृद्ध क्यों कहा? यस, जो बस था वो बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया ये क्या है, ये वयोवृद्ध हो चुकी है, ये चलती भी है क्या? तो ए वाला जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर। लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन क्यों लग रहा था? क्योंकि बस बहुत डरावने दिख रहे थे, पेड़ जो थे वो बहुत डरावने दिख रहे थे, क्योंकि पेड़ों पर भूत रहते थे, क्योंकि बस का स्टीयरिंग या ब्रेक कभी भी फेल होकर पेड़ से टकरा सकता था, क्योंकि पेड़ रास्ते में बाधा डाल रहे थे। तो हर पेड़ क्यों दुश्मन लग रहे थे? यस, क्योंकि क्या है, क्योंकि बस की जो स्टीयरिंग थी या ब्रेक था वो कभी भी फेल हो सकता था, और जब फेल होता तो वो किसी भी पेड़ से क्या हो सकता था, टकरा सकता था। इसीलिए लेखक को हर पेड़, भले वो कह रहे थे इतनी सुंदर जगह थी, मतलब प्रकृति का बहुत सुंदर वो दृश्य था, लेकिन जैसे ही पेड़ आते मेरा दिल धड़ धड़ धड़कने लगता कि एक पेड़ भी तक होने लगता, अरे यार आगे का पता नहीं क्या होगा, मतलब उनको क्या है कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि बस की स्टीयरिंग या ब्रेक कभी भी फेल होकर पेड़ से टकरा सकता था। बस की हालत इतनी खराब थी कि लेखक को डर था कि उसका ब्रेक फेल हो जाएगा या उसकी स्टीयरिंग टूट जाएगी, इसलिए जब कोई पेड़ सामने आता तो लेखक को लगता बस अभी इससे टकरा जाएगी और वो दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। रास्ते में बस अचानक क्यों रुक गई? क्योंकि बस का पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि पुलिस ने बस को रोक लिया, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, क्योंकि ड्राइवर जो था वो थक गया था। तो रास्ते में बस अचानक क्यों रुकी थी? हाँ, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था, छेद हो गया था। सी वाला जो हमारा विकल्प है वो इसका सही उत्तर। वेरी गुड, ठीक है। तो अचानक बस रुकने से पता चला कि भैया उसकी जो टंकी है उसमें छेद हो गई है, तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन में क्या किया, भेजना शुरू कर दिया। लेखक ने बस की तुलना किससे और क्यों की? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, क्योंकि बस के सारे हिस्से एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। एक हवाई जहाज से, क्योंकि वो हवा में उड़ रही थी। एक बुलेट ट्रेन से, क्योंकि वो बहुत आधुनिक थी। एक बैलगाड़ी से, क्योंकि वो बहुत धीरे चल रही थी। तो किससे किए थे? लेखक ने जो बस की तुलना की वो किससे की थी? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, क्योंकि बस के जो सारे हिस्से थे वो एक दूसरे का सहयोग ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए लेखक ने बस की तुलना किससे की? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से करी थी। ठीक है, अगला हमारा है, जब बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची तो क्या दुर्घटना होते होते बची? बस नीचे नदी में गिरते गिरते बची, बस का एक और टायर फिस करके बैठ गया यानी फट गया, और बस नाले में गिरते गिरते बची। अगर थोड़ी स्पीड में होती तो शायद गिर भी जाती। बस का ब्रेक पूरी तरह टूट गया, बस की छत ही उड़ गई। तो क्या हुआ था? जब बस जो था वो एक पुलिया के ऊपर पहुंची तो क्या दुर्घटना होते होते बची? यस बेटा, बस का एक और टायर वो फिस करके बैठ गया, फट गया, और बस जो था वो नाले में गिरते गिरते क्या हो गई? बच गई। बी वाला जो विकल्प है इसका सही उत्तर। अंत में लेखक ने अपने लेखक और उनके मित्रों ने पन्ना या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी?
क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे, क्योंकि रात बहुत गहरी हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस बस से वो कभी भी और कहीं भी जीवित नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर ने बस चलाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो क्या है, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि इस बस से वो कभी भी कहीं भी जीवित नहीं पहुंच सकते हैं। अब उनको ये हो गया था कि बस अब इस लोक से सीधे हम उस लोक में पहुंच जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया था। ठीक है, बस की यात्रा पाठ मुख्य रूप से किस सामाजिक बुराई या व्यवस्था पर करारा व्यंग करता है? देश की शिक्षा व्यवस्था पर, प्राइवेट बस कंपनियों के मालिकों के लालच और परिवहन विभाग की लापरवाही पर, सड़कों की खराब हालत पर, यात्रियों के अनुशासनहीनता व्यवहार पर। तो बस की यात्रा जो सामाजिक बुराई या व्यवस्था किस पर, तो प्राइवेट बस कंपनियों के मालिकों के लालच और परिवहन विभाग के लापरवाही पर करता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर। आप देखो कुछ इससे प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कितने बहुविकल्पी आपको समझ में आए। और अगर बच्चे मेरे लल्ला मेरे कहीं पे कोई भी बिंदु ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो या जिसको लेकर थोड़ी भी परेशानी होगी ना, तो आप उसको जरूर पूछेगा। अब देखो प्रश्न दिया है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं करवा रही हूं। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर ही नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था, इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। तो व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया है। लेखक ने बस के यात्रियों द्वारा अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना बस में बैठे रहने और बस मालिक व चालक की लापरवाही को चुपचाप सहते रहने की स्थिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़कर प्रस्तुत किया। इस प्रकार लेखक ने समाज की निष्क्रियता, सहनशीलता और व्यवस्था की लापरवाही पर तीखा व्यंग्य किया है। बस से यात्रा करते समय लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? तो बस की यात्रा करते समय लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहे थे क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी, जिससे वह डरा हुआ था कि वह जब भी कोई पेड़ आता सड़क के किनारे तो वो डर जाता, उसे ऐसा लगता कि शायद बस पेड़ से क्या हो जाए, टकरा सकती है और दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए वो उनको अपना दुश्मन समझ रहे थे। बाकी ये हमारा पाठ था, तो हमने क्या पढ़ा? बस की यात्रा। बस की यात्रा में हमने क्या देखा कि भाई जो हमारे लेखक हैं वो अपने किसके साथ, अपने साथी के साथ, ठीक है, जा रहे थे। ऐसे बस पर वो बैठ जाते हैं, प्राइवेट बस पे जो कि एकदम जर्जर अवस्था में होती है, उस पर वो लोग क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, सवार हो जाते हैं। और उस पे एक बस के जो हिस्सेदार थे वो भी बैठे होते हैं। उनसे वो पूछते हैं भैया ये बस चलेगी भी कि नहीं? बोलते हैं हाँ बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ठीक है, बोले अरे भाई खुद से चलेगी या इसको? बोले अरे क्यों नहीं खुद से चलेगी वो। अच्छा भाई, उनके जो है डॉक्टर मित्र थे वो कहते हैं कि भाई बस को काफी एक्सपीरियंस है, चलो बैठते हैं इस पे। बैठ के सब लोग बस चलना शुरू किया। ठीक है, अब जब चलना शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वो इंजन जो है इंजन में बैठे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। उनको लगा कि भाई वो इंजन के ऊपर बैठे हैं। धीरे धीरे चल रही थी, तब तक पता चलता है कि जो है जो पेट्रोल की टंकी है वो फट चुकी है। ड्राइवर बेचारे पेट्रोल निकालते हैं बाल्टी में, फिर उसको जो है नली के माध्यम से फिर डालते हैं उसमें, फिर अच्छा कुछ दूर टायर उसका फिस हो जाता है। तो मतलब वो जो उनको एक बस की यात्रा में जो परेशानी होती है, उसकी लाइट वाइट भी गायब हो जाती है, किसी तरीके से बस वो चल रही होती है। मतलब ये लगता है इनको, लेखक को और उनके साथियों को, बस भैया अब जो है अपने मंजिल तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन यहां से सीधे दूसरे लोक में जरूर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा उन लोगों ने कि ठीक है भाई जो होगा वो देखा जाएगा, अब चलते हैं देखा जाएगा। फिर सब लोग बैठते हैं अपना आराम से उसमें चल रहे थे। तो यहाँ पे जो प्राइवेट बस वाले हैं कि आदमी को अपने फायदे को वहां पे कि फायदे के लिए वो कुछ भी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि ठीक है क्या होगा कैसे होगा, और उसी चीज का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत होगा आप जरूर पूछिएगा। ये आपके कुछ गृह कार्य हैं, कुछ होमवर्क हैं। हम चाहेंगे आप सभी से बहुत उम्मीद के साथ कि ये जो गृह कार्य के प्रश्न है कि लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी, लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरक कर क्यों बैठ गए, पहली बार बस किस कारण रुकी, ये 3 प्रश्नों का उत्तर चाहे जैसे आप
आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या जैसे आप लिख के हमको जो है टाइप करके भेजिएगा, और कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिएगा, खुद से लिखिएगा। इससे आपका जो लिखने का तरीका होगा ना बेटा, वो भी विकसित होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हिंदी में, तो वो है आपके लिखने का जो तरीका होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चीजें आप अपने तरीके से समझिए, पाठ अपने तरीके से समझिए, लेकिन उत्तर हमेशा अपने हिसाब से आप क्या करिए, उसको लिखिए। इससे धीरे धीरे आप देखेंगे ना, 2-4 क्लास में हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो लिखने में, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उसको आराम से लिख ले जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, और करेंगे हम और आप बहुत सारी बातें अगले नए पाठ से संबंधित, जितनी भी आपके लिए जरूरी है। तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।